हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 104 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, BHIC 104 जो है मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और संस्कृति पैटर्न के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं उन क्वेश्चनों को जो आपको बताने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में टिप्पणी लिखने वाला भी प्रश्न आता है। देखिए, 6 अंकों का रहता है। उसके बाद इसे 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो आज हम इस वीडियो में टिप्पणी लिखने वाला ही प्रश्न बताएंगे। कौन कौन सा प्रश्न बताएंगे वो भी पहले आपको हम दिखा देंगे। उसके बाद प्रश्न और उत्तर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो टिप्पणी लिखने वाला या लघु लघु श्रेणी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखिए। लघु श्रेणी प्रश्न है और 100 शब्दों में लिखना। देखिए, ये सब प्रश्न हम बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो देखिए, लघु श्रेणी प्रश्न है, 100 शब्दों में लिखना है और 6 अंकों का रहता है प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, तो 6 अंकों का प्रत्येक प्रश्न रहता है। तो देखिए, प्रश्न क्या है पहले बता देते हैं। ये सब प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पहले दिखा देते हैं। हेलेनीकरण की प्रक्रिया तथा रोमन जगत पर यूनानी दार्शनिकों का प्रभाव पर एक टिप्पणी या लघु श्रेणी प्रश्न लिखे। 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। दूसरा है अब्बासी खिलाफत के समय के प्रमुख जन विद्रोह कौन कौन से थे, उन पे चर्चा करना है। उसके बाद है यूरोप का एशियाईकरण किस तरह से हुआ, इस पे चर्चा करना है। मध्यकालीन यूरोप में खनन और धातु कर्म का विकास किस तरह से हुआ, उस पे चर्चा करना है। उसके बाद उम्मयद अर्थव्यवस्था पे भी चर्चा करना है। तो आइए इन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है हेलेनीकरण की प्रक्रिया तथा रोमन जगत पर यूनानी दार्शनिकों का प्रभाव किस तरह से था, इन पे चर्चा करना है। देखिए, ईसाई धर्म के उदय को रोमन विश्व में दो चीजों की अधिक बारीकी से जांच करके समझा जा सकता है। प्रथम, रोमन संस्कृति के वे पहलू और इसकी विरासत जो इसने अन्य संस्कृतियों से अधिग्रहण की, और दूसरा वह साधन जिनके द्वारा रोम ने उन लाखों लोगों को प्रभावित कर अपनी छाप छोड़ी जो रोमन केंद्रीय स्थल से परे थे परंतु जिन पर इसने शासन किया। जैसे कि अपेक्षित है कि जब रोमन शासन का विस्तार गौल और स्पेन जैसे क्षेत्रों में हो रहा था, जो क्षेत्र कौन कौन सा था, देखिए, अल्पास के उत्तर में डेन्यूब नदी की घाटियों के साथ निकट पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका तक हुआ, तो इन रोमन प्रांतों के प्रमुख शहर रोमन पंथ के आधिकारिक या समर्थित मंदिरों से भर गए। रोमन पंथ स्थानीय देवताओं के मंदिरों के साथ मौजूद थे। उन्हें या जिन्हें रोमन लोगों ने स्थानीय आबादी की स्वीकृति प्राप्त दी। देखते हैं आगे। प्राप्त करने के लिए संरक्षण प्रदान किया। दूसरा देखते हैं अब्बासी खिलाफत के समय के प्रमुख जन विद्रोह। तो अब्बासी जो था, इनके समय के प्रमुख विद्रोह कौन कौन से देखते हैं। अब्बासी शासनकाल के दौरान सबसे पहले अल मसूर के समय में सीरिया में राज्य के अधिकारों द्वारा किए जाने वाले दमन के खिलाफ तेजी से किसान विद्रोह शुरू हुआ। तो कौन सा सबसे पहले विद्रोह शुरू हुआ, तो किसान विद्रोह शुरू हुआ था। किनके समय में, अल मसूर के समय में। ठीक है, तो इनका नेतृत्व बुंदर कर रहे थे। तो बुंदर एक व्यक्ति थे इनके सेनापति, वो इनका नेतृत्व कर रहे थे। अब्बासी काल में अब्बासियों ने दमनकारी शासन से मुक्त होने के लिए खुरासन, इफ्रिकिया, मिस्र और दूसरे प्रांतों में भी किसानों ने विद्रोह किए। हारून अल रशीद के समय में मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों ने भी अब्बासी सत्ता के खिलाफ बगावत की। अजरबैजान और ट्रांसओक्सियाना में हुए भारी कृषक विद्रोह ने अब्बासी गवर्नरों की सत्ता हिला दी। 839 एडी में या ईस्वी पूर्व में
में कुर्द जनजातियों ने मोसुल और तिकरित में विद्रोह का झंडा उठाया। जिस समय गृहयुद्ध के समय सामरा अराजकताओं से घिरा हुआ था, उसी समय जज विद्रोह भी फूट पड़ा। जज गुलाम दक्षिणी पूर्वी बगदाद के दलदली प्रदेशों में, खासकर बसरा में इस्तेमाल किए जाते थे। तो देख ली किस तरह से कौन कौन से विद्रोह हुआ, उसके बाद दबाने के लिए क्या प्रयास किया गया, तो देख लिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का एशियाईकरण किस तरह से हुआ। एशियाईकरण सिर्फ चर्च के पहले से मौजूद शक्ति नहीं थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि इसने यूरोप की विभिन्न आबादियों की सामाजिक जरूरतों को पूरा किया या कम से कम पूरा करने का वादा किया। तो देखिए, एशियाई या चर्च का विकास इसलिए हुआ क्योंकि यह लोगों को भरोसा दिया कि हम आपका ये कार्य करेंगे। तो लोगों का विश्वास हुआ, जिस कारण एशियाईकरण या एशिया मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, लोगों को ज़्यादा विश्वास हुआ इस पे। देखिए, चर्च ने न केवल शिशुओं, बच्चों और वयस्कों को आशीर्वाद स्वरूप पाप से मुक्त के लिए धार्मिक संस्कार प्रदान के लिए, बल्कि फसलों और पशुओं के झुंडों की रक्षा तथा लोगों की बीमारियों से रोग निवृत्ति हेतु ईश्वर को धन्यवाद देने वाले अनुष्ठान भी किए। मध्ययुगीन यूरोप से राजाओं की रोग निवृत्ति और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हुए इतनी सारी लिखित प्रार्थनाएं मौजूद हैं, जो चर्च और राजशाही सत्ता की अंतर्निर्भरता के बारे में कुछ संकेत करती है। लोगों ने चर्च की प्रार्थना सभाओं में भाग लिया और पादरियों से धार्मिक संस्कार प्राप्त किए। इसके अलावा उन्होंने संतों के पुनः स्थलों में भी पूजा की और संतों से सुरक्षा और मदद के लिए आह्वान किया। तो देख लिए यूरोप में एशियाईकरण किस तरह से हुआ। अब देखते हैं मध्यकाल के यूरोप में खनन और धातु कर्म का विकास किस तरह से हुआ, वो देखते हैं। देखिए, मध्यकालीन यूरोप में खनन और धातु कर्म का विकास किस तरह से हुआ। देखिए, यूरोप में उपलब्ध खनिज पदार्थ, जंगल और तेजी से बहते जल प्रपातों ने धातु विज्ञान के विकास को प्रभावित किया। धातु प्राप्त करने के पहले चरण का संबंध खनिज वाली भूमि के स्वामित्व के जुड़ा था। इस दृष्टि से खनन और धातु विज्ञान दूसरे शिल्पों से अलग था। शासकीय परिवार अपने इलाकों से प्राप्त खनिज पदार्थों की हिस्सेदारी में अपना दावा करते थे। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में शासकों ने खनन की अनुमति प्रदान की थी। 12वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष संहिताएं बनाई गई। उदाहरण के लिए 1185 में टेंट के बिशप ने दक्षिणी ट्रायरोल के लिए ऐसी ही कुछ संहिताएं बनाई थी। बहमिया के राजा ने 13वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के खनिजों के लिए इसी प्रकार के नियम बनाए थे। तो कौन से, कहाँ के राजा, तो इंग्लैंड के राजा ने खनिजों पे में कम इसका दोहन हो, तो इस पे कानून बना के लाया गया था। ठीक है, तो आइए जानते हैं उम्मयद अर्थव्यवस्था किस तरह का था। उम्मयद अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखने कहा जाएगा तो आप किस तरह से इसे लिख पाइएगा। देखिए, इतिहासकार हेनरी पिरेन, जिनका टाइम पीरियड है 1862 से 1935 ईस्वी के आसपास, के अनुसार इन सभी जगहों पर अरबों की विजय ने यूरोप और एशियाई में एक अभूतपूर्व भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। देखिए, उनका मतलब पिरेन जो इतिहासकार था, इनके अनुसार विचार है कि अरबों की विजय से पश्चिमी यूरोप की दूरस्थ व्यापारिक गतिविधियां गतिहीन होने लगी और पूरब के रास्ते भी बंद होने लगे। यूरोपीय अर्थव्यवस्था, तो स्लाइड बढ़ा देते हैं। देखिए, यूरोपीय अर्थव्यवस्था बाधित होकर अंतर्मुखी बनने लगी और अपने निर्वाह के लिए उसका मतलब व्यापार से प्राप्त धन की अर्थव्यवस्था की जगत, प्रकृति और जमीन पर आधारित अर्थव्यवस्था का जो है ग्रामीणीकरण होने लगा, क्योंकि पूरब से होने वाले
सामानों की आपूर्ति बंद हो गई। हालांकि पुरातात्विक और दस्तावेजी साक्ष्य एक दूसरा ही चित्रण करते हैं। वे संकेत देते हैं कि 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही भूमध्य सागरीय व्यापार में काफ़ी गिरावट आ गई थी। वे इस वाणिज्यिक संबंधों में निरंतरता के मत तथ्य को भी रेखांकित करते हैं, क्योंकि 8वीं शताब्दी में काफ़ी समय के बाद तक मिस्र से फ्रांसीसी मेरोविंजियन राजवंश, ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी में मेरोविंजियन राजवंश जो था, जिनका टाइम पीरियड 450 से 751 एडी के आसपास में था, कि पंजिका कार्यालयों के पापायरस की आपूर्ति पहुंचती रही। तो देख लिए कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह कर रहे हैं। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना किस तरह से। जो पढ़े हुए हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक तरह से वर्ड मिल गया कि उसको इसमें लिखना किस तरह से। कम टाइम में 5 टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, तो एक अच्छा ही कम हो रहा है कि आप लोग को कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह होते जा रहा है। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।